हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट रिव्यू करने वाले हैं। ऑलवेज एवरी स्टूडेंट रिव्यू इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट रिव्यू, बट दिस पर्टिकुलर रिव्यू वी आर गोइंग टू डू इन अ वेरी डिफरेंट वे, और यू कैन से स्टूडेंट टेस्टिमोनियल इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट रिव्यू का बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और कैसे हम लोग आज करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन और देन वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टेस्टिमोनियल वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि जिनके प्लेसमेंट हो चुके हैं वो लोग मेरे साथ हैं आज। इसमें से कुछ लोग ऑलरेडी उनका प्लेसमेंट काफी टाइम पहले हो चुका था एंड दे आर वर्किंग एट दिस टाइम, सो उनका पहले वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो वो लोग भी आज इस वीडियो में हैं, सो दे कैन टेल एग्जैक्टली कि क्या उनके साथ कंपनी में चल रहा है एंड ऑल। सो उनको इंक्लूड करने का बेसिकली पर्पस ये है। दूसरा, ऑडियंस इन द सेंस हम लोगों के जेटीसी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ये जो ऑलरेडी जेटीसी में पढ़ रहे हैं। इनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग शायद पहले जो स्टूडेंट रिव्यू के वीडियोस कर रहे थे या टेस्टिमोनियल के वीडियोस कर रहे थे, मे भी उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग ने, तो आज इनको पूरा फ्रीडम है ना? इनको पूरा फ्रीडम है कि ये जो दिमाग में इनके क्वेश्चन आ रहा है, जो इनको पूछना चाहिए, बिकॉज ये पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इनके दिमाग में, एंड दे विल बी आस्किंग देयर ओन क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चंस टू, जिससे भी वो पूछना चाहेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? प्लस शायद मेरे दिमाग में भी जो कुछ क्वेश्चंस आएगा इन लोगों से पूछने के लिए जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, as well as even I'll be asking some question to these guys, these kids, those who are already studying at JTC. इनमें से भी बहुत सारे लोगों का जो कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली अबाउट टू कंप्लीट है, या कुछ लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज थोड़े बहुत जितना मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठ सकते थे, तो उनको हम लोगों ने बुलाया जो क्यूरियस थे कि अपने क्वेश्चंस को हमें पूछना चाहिए एंड ऑल, एंड एज पर द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम, सो इनको हम लोगों ने बुला के रखा है। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट आज का ये पूरा स्टूडेंट टेस्टिमोनियल होने वाला है। तो इससे आपको ये तो फॉर श्योर समझ में आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, राइट? मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन आल्सो ड्रॉप in that questions in the comment section, and so that the next kind of town hall which we are going to do with our place students, in that 100% for sure we will be including your questions in that particular student testimonial videos, right? So let's start guys. So guys, आज हम लोग ये कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, दे आर एंड हैविंग गुड नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स, सो दैट वी आर गोइंग टू we are going to talk with them, we are going to ask your questions, whatever questions I even have in my mind, as well as these students, they are having different kind of questions they might be having in their mind, so everyone will be asking these questions. आप भी अपने questions को comment section में लिखना जरूर स्टार्ट करिए, भूलिएगा नहीं, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो अनआंसर्ड हैं टिल नाउ, एंड कमेंट सेक्शन में आप लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आल्सो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन इन दैट पर्टिकुलर वन, राइट? सो फर्स्ट लेट्स इंट्रोड्यूस ईच वन ऑफ देम कि कौन क्या है, कैसे है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द हिमांशु। हिमांशु, आप अपने बारे में इन जस्ट शॉर्ट, ऑलरेडी वैसे तो आपका एक अलग टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बट अगेन व्हाट आई थॉट कि आपको इसमें इंक्लूड करने से क्या हो सकता है कि यू विल एग्जैक्टली टेल कि क्या आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऑफिस में काम कैसे चल रहा है, एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर दैट यू विल बी आस्किंग, राइट? तो आप अपने बारे में एक बेसिक जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन आप अपना दे दो। बेसिक में तो मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं बीटेक किया था सीएस ब्रांच से और 2019 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं जेटीसी ज्वाइन किया और फिर मैं जॉब। कहाँ से हो? मैं फिलहाल मुंबई से हूँ। मुंबई से हो, राइट? सो मुंबई से ऑल टुगेदर आप यहाँ आए रह के पढ़ने के लिए? हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन आया था मेरा। चलिए, ओके। सो यू हैव कंप्लीटेड योर जर्नी एंड एट दिस टाइम यू आर वर्किंग? या मैं काम कर रहा हूँ। ओके, फाइन, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू?
Okay, hello everyone. My name is Mohammad Bilal. So I did my BTech in 2017 from mechanical engineering. और उसके बाद मैंने JTC ज्वाइन किया एंड उसके बाद JTC आना शुरू किया. उसके बाद जो भी है आज मैं ऑफर डिस्कस करेंगे. जी जी आगे राइट राइट. है ना. उसके बाद मैंने गुड़गांव में प्लेसमेंट हुआ मेरा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड थी. बट उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस जॉब से. तो मेरे कलीग्स थे यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं JTC से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया. फिर मैं सोम सर आके मिला उस टाइम पर. तो सोम सर ने मुझे गाइड किया कि आप ज्वाइन करो, बाकी हम करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो फिर मैंने JTC आना स्टार्ट ये किया. बात क्लियर है. जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ध्यान से समझिए कि देखिए, देयर इज 2 इंपॉर्टेंट टास्क्स इफ एनीवन इज कमिंग टू JTC. First task is teaching, which we have to do. Guiding, which we have to do. As in JTC will be doing or guiding you step by step everything. But at the same time, जो दूसरा काम है पढ़ना, वो पढ़ाई का काम, प्रैक्टिस का काम, टाइम देने का काम, अपने टेंशन्स को भूल के पढ़ाई पे फोकस करने का काम, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है. उसमें कुछ और कोई आपका शायद हेल्प नहीं कर सकता. और एक बार जब पढ़ाई आप अच्छे से कर लेते हो, स्किल सीख लेते हो, तो शायद आप भी रहोगे हमारे साथ. वीडियोस को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे. एम आई राइट? चले. मेरा नाम टीपू है और मैं 2017 का पास आउट हूँ मैकेनिकल से. उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, IAS, फिर PSU के लिए भी ट्राई किया था और SSC JEE के लिए. तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. फिर मेरा एक फ्रेंड था, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड ही था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई करो JTC में. तो मैं सोम सर से बात किया, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और जॉब लगी और 3 ऑफर लेटर है, अभी जॉब कर रहा हूँ बस. राइट. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपम कुमार. बेसिकली मैं रायबरेली से हूँ, उत्तर प्रदेश. 2019 में मेरा BTech कंप्लीट हुआ. उसके बाद कोई जॉब किया नहीं मैंने. फिर अभी लास्ट ईयर सोम सर से कांटेक्ट किया और JTC ज्वाइन किया. और अभी फ़िलहाल मेरे पास जॉब है और मैनी मोर ऑफर्स इन पाइपलाइन. देयर इज मतलब ठीक ठाक ऑफर लेटर. अच्छा है जी सर. राइट. चलिए. सो गाइज, जैसा आप देख रहे हो इसमें कि आई थिंक 2 लोग जो हैं वो मैकेनिकल के हैं एंड अदर 2 आर फ्रॉम CS, कंप्यूटर साइंस. सो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आपने BTech कंप्लीट करके और आप सॉफ्टवेयर में आ रहे हो आफ्टर टेकिंग फ्यू इयर्स ऑफ टाइम. एंड तो आपके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बिकॉज आपने प्रिपरेशन की, किसी चीज़ की नहीं की, खाली थे, क्या कर रहे थे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अगेन, बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट, बीइंग अ नॉन CSIT स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये आना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आई कैन गेट द जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आई कैन बिकम द सॉफ्टवेयर डेवलपर. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. तो सबसे पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि बीइंग अ मैकेनिकल टिपू, मतलब आप एक BTech मैकेनिकल में करके क्या ये अपने आप को डाइजेस्ट कर पा रहे थे JTC ज्वाइन करते समय? बिकॉज JTC तो बोल रहा है कि आप ठीक है पढ़ोगे तो जॉब हो जाएगा. तो तुमको क्या लग रहा था कि कर पाओगे? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ भी आपने एज एन मैकेनिकल में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा होगा. अगर पढ़ा भी होगा मैक्सिमम, सो व्हाट इज दैट? C. इससे ज्यादा कुछ पढ़े नहीं होगे. और आपको भी पता है कि कॉलेज में जब आप C पढ़ते हो तो आपको कितना C समझ में आता है, राइट? तो वही सीन आई थिंक हर लड़के के साथ होता है एंड चलता रहता है. तो इसके बारे में क्या बोलोगे कि कैसे ये ओवरनाइट डिसाइड कर लिए कि नहीं अब मुझे कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, या फिर मैकेनिकल में कुछ ट्राई किए थे? मैकेनिकल में ट्राई किया था. मैं पहले बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था और IAS की प्रिपरेशन किया, फिर गेट के लिए ट्राई किया था. तो उसमें कहीं ना कहीं मैं गलतियाँ कर रहा था, नहीं हो पा रहा था मेरे से. तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोले, मैं सजेस्ट किया कि आप JTC जाओ. तो मैंने उससे एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या मैं कर लूँगा ये सॉफ्टवेयर, मतलब जावा सीख लूँगा? तो उसने मेरे से यही बोला कि देख, मेहनत करने वाली बात है, मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और मेहनत करो. और मेरा जो मतलब हो गया. तो बस यही कहूँगा कि आप लोग आई थिंक तुम 1.5 मंथ से काम भी कर रहे हो. हाँ, मेरे को 1 महीना हो गया मतलब जॉब ज्वाइन किए हुए. Yes.
तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मैकेनिकल वाले से अब जब आए हो, डेस्क पे बैठ रहे हो, ऑफिस में फ्लोर पे जा रहे हो, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी लग रहा है? नहीं, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, क्योंकि चीज़ें पहले ही आप सीख के जाते हो यहाँ से और काफ़ी चीज़ें आपको पता होती है। बस आपको चीज़ें बेसिकली प्रैक्टिकली चीज़ें यहाँ पे आप करो, प्रैक्टिस करो। बेसिकली प्रैक्टिस ही जितना करोगे वही आपको कंपनी में काम भी कर पाओगे। तो मेनली फोकस आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब पढ़ाई पे वो भी फुल टाइम बैठ के पढ़ाई करना। ओके, सो गाइज, मैं अपने तरफ से बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस में पूछता रहता हूं, ठीक है? सो व्हाट मींस टुडे व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इंस्टेड ऑफ मी, और आई शुड मींस अदर देन मी, ऑल अदर स्टूडेंट्स शुड आस्क क्वेश्चन विद दीज गाइज। एम आई राइट गाइज? एवरीवन, आप सब लोग, तो आप लोग पूछिए अपने अपने क्वेश्चंस, एंड मीनवाइल अगर मुझे उस समय लगेगा कि मींस आई नीड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, तो वो मैं आपसे क्या करूंगा, पूछता रहूंगा। एम आई क्लियर? सो सबसे पहले आप में से कौन क्वेश्चंस पूछना चाहेगा? आप में से कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू? ठीक है यार, बैठे हो भाई तो क्वेश्चन तो पूछना है ना तुम लोगों ने, मतलब दिमाग में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। एम आई राइट? तो किसको पूछना है पहले? और इधर एनीवन फ्रॉम द गर्ल साइड? तुम लोगों को भी है? चले तो पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम ही खड़ा हो जाओ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल पर कैसे काम करें हम, उसको कैसे, कितना इंटरव्यू में ज़रूरत है उसकी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा ऑल टू इंग्लिश में होता है या हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड मिक्स करके पूछ सकते हैं? राइट, तो ये क्वेश्चन मेरे से है या इन लोगों से है? किसी से? इन लोगों से। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मतलब कॉम स्किल जो है इनका ठीक नहीं है, ठीक है? तो उससे कैसे बाहर निकले? बिकॉज बात तो सही है कि अगर आप एक आईटी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी आईटी कंपनी इंटरव्यू, सो वहां पे एक सिंपल सा है कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन आंसर होता है। तो पहली बात, इस चीज को आप लोग बताओ कि क्या इंग्लिश में ही सब कुछ होता है या किसी और हिंदी में भी कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं? पहली बात, ठीक है ना? दूसरी बात कि कितना इंपॉर्टेंट है, हिमांशु आप बताओ। सर, जहाँ तक मुझे लगा था ये कम्युनिकेशन वाली बात तो कभी कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती, हर कंपनी में नहीं होती है। बहुत सारे जैसे कंपनी में अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको वो ले लेगा। तो कहीं कहीं किसी कंपनी में होता है मैंडेटरी, किसी कंपनी में नहीं होता, वो डिपेंड वेरी करता है कंपनियों पे। राइट, देखो, और आप में से कोई बताना चाहेगा? तुम लोगों में से कोई इस पे बताओ। कम्युनिकेशन स्किल का एज सच कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, लेकिन कंपनी में जैसा अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप आराम से इजीली चीज़ें समझा लोगे। मेनली मतलब होना चाहिए जो इंटरव्यूअर है कि आप उसको वो कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं अपने आंसर्स। तो बेसिकली यही होना चाहिए। और मैंने खुद ही एक इंटरव्यू हिंदी में दिया था, क्योंकि इंटरव्यूअर ने खुद ही मेरे से स्टार्ट किया था हिंदी में बोलना, तो फिर मैं हिंदी बोलने लगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली कहीं आपको इशू नहीं होगी। ओके, थैंक यू। तुम भी बोलना। हाँ, सर हाँ, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो मुझे भी था। मेरा पहला जो 4 इंटरव्यू था, मुझे चीज़ें वो पूछता था, मुझे आता था, बट उसका मैं आंसर नहीं कर पाता था। बस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और सब इंग्लिश वाला प्रॉब्लम। एक से मैंने पूछा था कि मतलब क्या जो भी हमें आता हम उसको बता सकते हिंदी में, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा बात नहीं कि आती नहीं है, बट उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो कोई कोई होता है अलाउ कर देता, बट किसी कंपनी का होता है रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं उन्हें क्लाइंट से बात करनी या कुछ, बट ज़्यादातर 90% केस में हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। और 4 इंटरव्यू मेरा इसीलिए मतलब शुरू में ख़राब गया था, बट उसके बाद मैंने उस पर काम किया। बस ये ज़्यादा प्रॉब्लम देती नहीं है, खुद पे काम करना पड़ेगा, रिकवर हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड मेरे साइड से इसका एक बहुत ही इन शॉर्ट आंसर है कि कॉम स्किल कितना होना चाहिए, कॉम स्किल कितना नहीं होना चाहिए। देखो, मैं जहां तक समझता हूं कि आप सब लोग अपना एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो, ग्रेजुएट हो, राइट? कोई अलग डिग्री में होगा, कोई अलग डिग्री में होगा, कोई अलग डिग्री में। तो आपने ऐसा नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है या आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। हाँ, बोलने में आपको हेजिटेशन है। और इंग्लिश कॉम स्किल आपको जरूरी है आईटी कंपनीज में, नो डाउट, बिकॉज उनका
इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कहीं कोई बाहर का क्लाइंट है, कोई आपस में कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ है, सो जनरली इंग्लिश को नो डाउट की प्रेफरेंस दिया जाता है। बट एबव टू एवरीथिंग एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यू आर अ टेक्निकल पर्सन। आप जा रहे हो टेक्निकल जॉब के लिए, आप कोड लिखने जा रहे हो, तो अगर आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन कब ठीक होगा? जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो जो इंग्लिश की चीजें वो तो हम लोग भी इंग्लिश में ही बताते हैं, करेक्ट? इसमें होता है, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करो, सो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग कि उसको फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन जो डेफिनेशंस हैं जो किसी चीज का, तो वो तो इंग्लिश में आप भी बोलते हो। तो वही बात है कि अगर कॉन्सेप्चुअली आप सही से रहो, टेक्निकल कम्युनिकेशन आप अपना ठीक रखो, उसको बार बार नोट्स को पढ़ो, बोल, एंड जब आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग द थिंग्स, व्हेन यू आर देयर एट जेटीसी, जब आपका लेट्स से कोर जावा चल रहा है, एडवांस जावा चल रहा है, स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है या हाइबरनेट चल रहा है, उसी समय से इस बात को दिमाग में रखो कि मुझे आगे चल के आंसर किस चीज में करना है? इंग्लिश में करना है। तो अगर उस बात को आप ध्यान रखोगे तो आगे चल के ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बट अगर आप इनिशियली बस दिमाग में आपका है कि किसी तरह से हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, अपने लैंग्वेज में, अपने ही लैंग्वेज में हम उसको बोल के समझ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सो थोड़ा सा उस समय प्रॉब्लम नो डाउट आता है। और जिसका कॉम स्किल तगड़ा है उसके लिए एक एडेड एडवांटेजेस फॉर श्योर रहता है। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि आपको कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर आपको टेक्निकल पे और ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका टेक्निकल है, फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन आपका बनते जाता है। और एक बार आप जब क्लियर हो, और स्पेशली मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, बिकॉज बैंगलोर से लेके हैदराबाद से लेके दिल्ली एनसीआर, अगर बैंगलोर हैदराबाद पुणे की आप बात कर लो, इवन बैंगलोर एंड हैदराबाद, तो वहां पे ज्यादातर इंटरव्यूअर का प्रेफरेंस भी है कि वो इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है। बिकॉज उसका एक रीजन है कि उनके लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, उनका लोकल लैंग्वेज अलग है, राइट? आपका लोकल लैंग्वेज, नॉर्थ दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा का, गुड़गांव का, तो यहां का लोकल लैंग्वेज थोड़ा अलग है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद में आप कर रहे हो या बैंगलोर में कर रहे हो, आई हैव सीन नंबर ऑफ इंटरव्यूज कि जैसे कोई आंध्र प्रदेश का है, तो वो उसको अगर कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो अगर तेलुगु स्पीकिंग है तो वो फिर तेलुगु में स्टार्ट कर देगा बात करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। कन्नड़ा वाला है तो कन्नड़ा में, और अगर वो तमिलनाडु वाला है तो वो तमिल में भी कम्युनिकेट करना मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू कर देता है, इफ ही फील्स कि सामने वाला पर्सन कॉम वाइज बहुत अच्छा नहीं है। सेम चीज दिल्ली एनसीआर में भी होती है कि अगर इधर का आदमी है, इंटरव्यूअर है, नॉर्थ इंडिया का है, उसको लग रहा है कि आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा आप बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो अगर वो प्रॉपर सही इंटरव्यूअर है तो वो क्या करेगा, आपके अंदर से आपके कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए आपको पहले कंफर्टेबल फील कराएगा, एंड हिंदी में वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यू कर लेता है। सो कम्युनिकेशन अगेन आपको इंप्रूव करना चाहिए, 100% करना चाहिए, लेकिन ये एक जॉब लेने के बीच में और आपके बीच में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ सकता। आई थिंक क्लियर है आपको? एनीवन एल्स? और कुछ? हाँ दे दो इधर आगे। हाँ बताओ सर। मैं 2015 का पास आउट हूँ और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए क्या दिक्कत आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं, कुछ भी बीच में दिक्कत होती है तो हम लोग सर से पूछ लेते हैं, बट वहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो किससे पूछो? वहां पे मतलब कहाँ पे? कंपनी में। कंपनी में, वेरी गुड। आपका अपना डिग्री बताओ एक बार, क्या किया है? मैंने 2015 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन। कहाँ से? झांसी। झांसी से, ओके। सो किससे, मेरे से पूछ रहे हो या इन लोगों से? सर लोगों से। अच्छा, सीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल हिमांशु तुम बताओ कि क्वेश्चन आई थिंक समझ गए, सो यू कैन आंसर। देखो बेसिकली होता वही, ये जो आप यहाँ पढ़ के जाते हो, बस उनका करने का तरीका अलग होता है। तो आप उनको बोलो कि जब मैं ये सर बता देंगे कि उनको बोलना है मैं, मेरा तरीका ऐसा नहीं था, मेरा तरीका ऐसा था, आप अपना तरीका मुझे बताइए, तो आपको समझाएंगे उन लोग बैठा के, आपको केटी देंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपको टाइम देते हैं,
तो आपको आप अडेप्ट कितने जल्दी करते हो वो आपके ऊपर है। चीज़ें वही होती है जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, बस उनका तरीका अलग होगा करने का। थैंक यू सर। एक और मैं बस इसमें स्मॉल पॉइंट ऐड कर रहा हूं। देखो, आपको बिल्कुल सेम एज इट इज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो आप चीजें जो टेक्नोलॉजी जो टूल्स यहां पे पढ़ रहे हो सेम चीज उसी कंपनी में भी यूज हो रहा है, पहली बात। बिकॉज वहां के वर्किंग इन्वायरमेंट या प्रॉड इन्वायरमेंट में और आपके यहां पे आपके अपने सिस्टम में जो कर रहे होते हो उसमें बहुत डिफरेंस 100% रहता है। लेट्स से आप यहां पे कोई और सर्वर यूज कर रहे हो, वहां पे वो कुछ और सर्वर यूज कर रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल राइट कि जब आप पढ़ रहे हो उसी समय सारे सर्वर्स को आप प्रैक्टिस कर जाओगे, सारे डेटाबेस टूल्स आप पढ़ जाओगे। जो एक कॉमनली यूज्ड डेटाबेस टूल्स हैं या कॉमनली यूज्ड फ्रेमवर्क्स हैं, आप उसको पढ़ते हो क्योंकि उसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है एज इन कंपेयर टू कोई स्पेसिफिक टूल। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि उनका कुछ अपना प्रोडक्ट बना हुआ है, उनका अपना कुछ इंटरनल फ्रेमवर्क बना हुआ है, अब आप उसको नहीं पढ़े हो, लेकिन वो फ्रेमवर्क बेस्ड है, मे बी हाइबरनेट पे बेस्ड है या मे बी वो स्प्रिंग पे बेस्ड है, तो उनका इसलिए वो स्प्रिंग वाले को हायर कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करेगा, उस फ्रेमवर्क पे काम कर पाएगा। करेक्ट? लेकिन अब आपको वहां पे सबसे क्लियर बात ये करनी है कि आई नीड केटी, प्रॉपर केटी, जिसको नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं। करेक्ट? तो आपको जब प्रॉपरली केटी मिल जाता है और आप उस केटी को ध्यान से करते हो तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस आता है। और चैलेंजेस तो 100% एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको हर रोज हर दिन कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हर काम जो आपको मिले आप तुरंत करके उसको दे देंगे, जी। टाइम लगेगा आपको। लेकिन दो टाइप के लोग होंगे उसमें, एक जो राइट इन द बिगिनिंग में ही वो जॉब की खुशी में सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय ही कर रहे हैं। अदर देन दैट वो ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस में, जैसे इनिशियली सबसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए तो एटलीस्ट महीना 2 महीना लग जाता है प्रॉपरली आपको काम मिलने में। लेकिन आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि किस टेक्नोलॉजी पे ये काम मिलने वाला है, इंटरनली क्या सर्वर ये यूज कर रहे हैं, क्या ये डेटाबेस टूल यूज कर रहे हैं, राइट? ये आपको समझ में आने लगता है उस कंपनी के इन्वायरमेंट में। तो आपको करना ये चाहिए कि जो आपका खाली टाइम है उस पर बैठ के उस चीजों को पढ़ें, प्रैक्टिस करें और छोटे छोटे पीओसीज करें अपने दिमाग से। पीओसीज का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आप इंप्लीमेंट करें। अगर ऐसा आप करते हो, सो व्हेन यू आर गेटिंग द प्रोजेक्ट एग्जैक्टली इन योर ऑफिस, देन देयर विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके कलीग्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनीज के अंदर में एक एज एन टीम के फॉर्म में काम हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो 100% और नए हो टीम में तो आपको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, राइट? कुछ जगह है जो हाँ नहीं हेल्प मिलेगा तो वहां पे आपको अपने से एफर्ट डाल के, मेहनत डाल के करना पड़ेगा और इसी बात के आपको पैसे भी मिलते हैं। जी जी। आई थिंक क्लियर है तुम्हारा क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड, बैठ जाइए। थैंक यू। एनीवन एल्स नाउ फर्दर? ठीक है, दे दो आगे, दे दो आगे पास का। सर कितने राउंड होते हैं और जैसे कोई कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, और ये मतलब से होता है कि 4 राउंड हो रहा है, टेक्निकल राउंड हो रहा है, IFT राउंड, कितने राउंड हो रहे हैं अभी तक? राइट, कोई आप में से बताएगा? चलो तुम बता दो। बेसिकली कोई कोई कंपनी होती है असेसमेंट देगी पहले आपको, बट ज़्यादातर कंपनियां डायरेक्ट पहला राउंड वर्चुअल करवाएंगी जिसमें आपका बेसिक कोर जावा होगा। कोर जावा डिसाइड करेगा आपका आगे इंटरव्यू बढ़ेगा या नहीं। और सेकंड राउंड मैनेजरल राउंड होता है जिसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट पूछा जाता है या फिर टेक्निकल उसमें भी होता है, बट मेनली अगर आप पहला राउंड क्लियर कर ले रहे हो तो दूसरा राउंड क्लियर करना बड़ी बात नहीं है। बेसिक 2 राउंड होते हैं, तीसरा राउंड हो जाएगा HR राउंड, उसमें आपका डिस्कशन वगैरह होता है। सर कोडिंग राउंड भी होता है? कोडिंग होता है, पहले राउंड में ही कोडिंग करवा लेंगे आपसे, वो लॉजिकल वगैरह जो भी रहेगा। बेसिक लॉजिकल पे ही फोकस करते वो, कैसा आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट कैसा है, यही बस यही है बेसिक। कोर जावा है, कोर जावा अच्छे से तैयार है ना तो आगे मैनेज हो जाती चीज़ें, तो फिर अपना टाइम देना पड़ेगा और हो जाता है। सर कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? कोर जावा में मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ सकते, जितना सर ने बताया आपको बस उतना कंप्लीट कर लो, एनफ है। और डेटाबेस भी मैटर? हाँ, डेटाबेस मैंडेटरी है, विदाउट डेटाबेस तो लेंगे नहीं आपको ना। ओके सर। क्या? हाँ बताओ। जैसे कि हर कंपनी का ना इंटरव्यू लेने का तरीका अलग होता है, तो जिसमें से मेनली 2 पे फोकस करना है। HR राउंड में तो नेगोशिएशन ही होता है। एक तो होता है पहला टेक्निकल राउंड जिसमें आपका कोर जावा पूरा देखा जाता है, कोर जावा स्लेस पे मतलब आपका टेक्निकल कितना अच्छा है।
सेकेंड राउंड में होता है कि आपका वो लॉजिकल कैसा है, जैसे कि आपको नॉर्मली पूछेगा कि अगर ये सिनेरियो आप क्या करेंगे, आप कंपनी में क्या करते थे, ऐसा ऐसा, मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। तो आप फोकस करो टेक्निकल पे क्लियर करने के लिए। मैनेजर रोल में ऐसा होता है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्या करना है वहाँ पे। तो टेक्निकल आप अपना अच्छा रखो, कोड जाओ बेटर रखो उसके लिए। ओके सर, थैंक यू। Anyone else? इसमें मैं थोड़ा और ऐड करूं? देखो, जैसे इंटरव्यू को आप 3 से 4 राउंड लेके चलो, इफ यू कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ राउंड्स ऑफ Yes, इंटरव्यू, राइट? 3 से 4 राउंड का मतलब है कि पहला आपका एक स्क्रीनिंग राउंड हो गया, जहां पे एचआर आपसे बात कर रहा है, आपके बारे में जान रहा है, आपके टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में जान रहा है, क्या जानते हो, कितना जानते हो, आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितना रेट करते हो। उसके बेसिस पे आपके बात करने के कॉन्फिडेंस से या आपके आंसर्स से वो समझ जाता है कि हमको आगे आपको प्रोसेस करना है या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग राउंड ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो शायद अपने रिज्यूमे को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका भी जब टाइम आएगा तो उस समय आपको भी ये बातों को ध्यान देके फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, पहला राउंड क्लियर होगा। अब आपका दूसरा राउंड इंटरव्यू पैनल के साथ शेड्यूल किया जाएगा, जहां पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस इंटरव्यू पैनल में मे बी एक आदमी हो सकता है, एक इंटरव्यूअर हो सकता है, या मल्टीपल इंटरव्यूअर हो सकता है, राइट? उस इंटरव्यू में जितना अच्छा आपका क्वालिटी ऑफ आंसर आप डिलीवर कर रहे हो, आप समझिए कि उतना लंबा आपका इंटरव्यू राउंड वो चल रहा है। जितना शॉर्ट इंटरव्यू राउंड हो रहा है, जैसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आपका खत्म, आप समझिए कि शायद आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपसे इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू करने में। अब आते हैं तीसरे राउंड पे। अगर ये आपका अच्छा गया तो इसमें आपका कोर जावा पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। आज की डेट में, करंट सिचुएशन में कोर जावा से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जावा 8 के सभी फीचर्स को आप बहुत अच्छे से बढ़िया से कर जाइए, एग्जाम्पल लिख लिख के, राइट? उसके बाद सर्वलेट जेएसपी में अगर आपको लाइफ साइकिल वगैरह फिक्स क्वेश्चंस हैं जिसको आप अगर तैयार करते हो तो बहुत बढ़िया है। जैसे जेएसपी से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया, आपका फिर सेशन मैनेजमेंट क्या हो गया, इवन इन केस दे आर आस्किंग, देन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर। अब आते हैं हम इसके बाद हाइबरनेट एंड स्प्रिंग। एनोटेशंस को ज्यादा ध्यान दो कि क्या एनोटेशंस पूछे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू के प्रोसेस, एनोटेशंस पे ध्यान दो। और आप ये ध्यान दो कि आप अपने कोड को कैसे मैनेज करते थे, क्या टूल्स यूज करते थे, राइट? जैसे गिट के कुछ कमांड्स हो गए, कैसे वहां पे आप काम करते थे, है ना? वर्जनिंग टूल्स में कैसे काम करते थे, ठीक है? आपका डेटाबेस में कितना अच्छा आप कर रहे थे, इन चीजों को। सो आप ऐसे समझ लो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड राउंड, मोस्टली सबके लिए। वहां पे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे ऑल टुगेदर। मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसको हम छोड़ सकते हैं और इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने का बात यह है, ऐसा भी नहीं होगा कि जो जो वो आपसे पूछे इंटरव्यू में सब कुछ आप आंसर कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर रखो इसको। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है और जो कुछ भी आपसे पूछ रहा है सब कुछ आंसर ना करने की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है, आप अपने तरफ से बेस्ट करते हो, वहां पे उसके सबके पास कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं जिसको वो पूछेगा, शायद आप उसको आंसर नहीं कर पाते हो। लेकिन यही पॉइंट पे करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पा रहे हो और जो आपके रिज्यूमे में है, वहां पे आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। बट ऐसे से फॉर एग्जांपल आपने कोर जावा, एडवांस जावा, जेडीबीसी सर्वलेट में स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई या फिर बाकी चीजों पे आपने आपका रिज्यूमे, आपका टेक्नोलॉजी स्टैक ये है। अब आपसे कोई रिएक्ट के बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे, या रिज्यूमे में भी है तो आपने बेसिक नॉलेज दिखा रखा है, तो उसके लिए आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि कल से फिर से रिएक्ट को लेके पूरा बैठ जाओ पढ़ने या फिर एंगुलर को लेके बैठ जाओ पढ़ने। सिमिलरली आपसे कोई अब AWS के बारे में कोई बात करने लगे और आपको नहीं पता है, आपने काम नहीं किया उस पर, आप पढ़े नहीं, तो उस समय जो चीज आपके लिस्ट में नहीं है उसको आप बाहर कर दीजिए, उस पर ध्यान भी मत दीजिए और इंटरव्यूअर को साफ बोल दीजिए, क्लियर। कुछ भी इधर उधर भटकाने से बेटर है कि आप उनको क्लियर आंसर दीजिए कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट इफ आई एम गेटिंग चांस देन आई कैन इजिली लर्न इट, बिकॉज लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद 2 राउंड, मैनेजरियल राउंड और HR राउंड। मैनेजरियल राउंड में
बेसिकली मैनेजर ये जानना चाहता है कि जो हमारी टीम में आ रहा है लेने लायक है या नहीं है, टेक्निकल आपका एटीट्यूड एंड ऑल मैटर करता है और करेगा। फाइनली एचआर राउंड में कितना पैसा तुम लोगी, नेगोशिएशन। कितना हम दे सकते हैं, कब ज्वाइन कर सकती हो और क्या है। सो दैट्स ऑल, यही बेसिकली राउंड होने वाले हैं। क्लियर है? यस एनीथिंग एल्स? सर एक और क्वेश्चन है कि परसेंटेज कितना मैटर करता है इंटरव्यू कॉल के लिए? देखो इसको मैं आंसर कर रहा हूं, परसेंटेज कितना मैटर करता है। हर कंपनी की अपनी क्राइटेरिया है। यस अब अगर उस कंपनी की क्राइटेरिया है कि आई हैव टू टेक थ्रू आउट 70%, देन दे विल बी टेकिंग थ्रू आउट 70%। वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर श्योर कि अगर आपका 10th 12th और बीटेक या जो भी आपने डिग्री कर रखा है, अगर आपका थ्रू आउट परसेंटेज अच्छा है तो आपके इंटरव्यू कॉल्स प्लस इंटरव्यू शेड्यूल दोनों ज्यादा होते हैं, प्लस और ज्यादा बेटर कंपनी से आपको कॉल आता है। ये फॉर श्योर है, क्योंकि आप उनके दिमाग में ऑलरेडी आपने एक इंपैक्ट डाल रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा 90% थ्रू आउट है, तो उनको पता है यार कि ये लड़का थ्रू आउट 90% है, बढ़िया होगा पढ़ने में, बिकॉज इट शोज कंसिस्टेंसी। अब आपका थ्रू आउट 43% है या जस्ट आपने पास आउट किया है, तो ठीक है। ऐसा मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि परसेंटेज आपका कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब नहीं होगी। लेकिन वही बात है, क्राइटेरिया फॉलो जो कर रही है कंपनी वो आपको नहीं कॉल करेगी, चाहे आपका जितना भी स्ट्रांग टेक्निकल हो। आगे चल के आपको हो सकता है अगर कोई और उनका एंट्री पॉइंट हो तो वहां से ले सकते हो, बट इनिशियली जब आपका उन्होंने जो एंट्री पॉइंट डिसाइड कर रखा है उसमें परसेंटेज अच्छा होना आपको नंबर ऑफ इंटरव्यूज को 100% इंक्रीज करता है। परसेंटेज कम होना उसमें वो नंबर ऑफ इंटरव्यूज में प्लस क्वालिटी ऑफ कंपनी में भी फर्क पड़ता है कि किस तरह की कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, किस तरह की कंपनी में आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है। क्लियर है? यस सर, थैंक चल यू। एनीवन एल्स? कोई और? हाँ इधर दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने बताया आप मैकेनिकल से हो, जैसे हमने सुना है कि पढ़ाई और जॉब करने में बहुत डिफरेंस आता है, तो आप जैसे आपने बताया 1.5 मंथ आपने जॉब कर रखा है, तो आपको क्या ये डिफरेंस महसूस हुआ? थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, लेकिन कंपनी में जाने के बाद कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको वहाँ पे खुद ही एक बडी मिलता है कंपनी में कि वो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको आपके साथ साथ जो भी होगा आपको रिजॉल्व करवा देगा। जो भी नहीं आ रहा होगा, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, टूल्स कोई नहीं आ रहे होंगे, तो आपको सिखाएंगे, केटी देंगे उस चीज़ पे। तो इससे कोई वो नहीं है, आप कंपनी का एनवायरनमेंट आप अडेप्ट कर लोगे आसानी से। बड़ी मिलता है बड़ी कंपनी में आपको। देखो मोस्टली मैं ऐसे बोलूं कि आपको कंपनी में जाने से पहले, बिकॉज आई थिंक अभी तुम लोग मिड ऑफ द कोर्स हो, तो एंड तक जाते जाते जो भी कॉमन पैरामीटर्स हैं कंपनी के अंदर कि क्या फॉलो किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट हम लोग यहीं से ही दे के आपको सेंड करेंगे। और हाँ ये जरूर है कि एक ट्रेनिंग देना, मतलब हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ये होगा वो होगा, आप सुन रहे हो, विच इज नॉट हैपनिंग प्रैक्टिकली विथ यू। बट एट द सेम टाइम अब आप, क्योंकि आपको अभी 1 रुपये नहीं मिल रहा है सैलरी, वहां पे अब आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस तो आया ना। अभी हम बोले कि एज्यूम करो आपका 60,000 70,000 सैलरी है, करेक्ट? मिल तो नहीं रहा है। तो जब आपको सैलरी वहां पे मिलती है तो सैलरी के मिलने के साथ कुछ टेंशन एंड प्रेशर भी मिलता है और चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बट हाँ अगर आप वहां पे भी लगे हुए हो सो प्रॉब्लम मेरे समझ से कोई एज सच नहीं आती है। और बहुत ज्यादा आप काम भी किए हो फिर आप जा रहे हो किसी और कंपनी को चेंज करो, ऐसा भी नहीं है कि उस केस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती, वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा अब उसको प्रोस्पेक्टिव ये है कि आप क्या सोच रहे हो, उसको एज एन प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हो या एज एन लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लर्निंग। बहुत सारे लोग एक ही काम को रोज रोज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको लगता है ये तो कंपनी अच्छी है, सेम काम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। एट द सेम टाइम एक कंपनी है जहां पे आपको हर दिन कुछ नया काम मिल रहा है, नया, तो आप वहां सीखते भी ज्यादा हो प्रेशर के साथ। और आप हमेशा फॉर लॉन्ग टाइम यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दैट कंपनी इटसेल्फ। यस सर। साल 2 साल 3 साल बाद आप भी चेंज करने वाले, तो जितना ज्यादा आपने काम किया, जितना ज्यादा आपका सीखा है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उतना ज्यादा आपका प्रोजेक्ट मतलब पैकेज भी हाइक मिलेगा आगे। यस।
तो ये एक अच्छी चीज है। तो आप उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहे हो या फिर उसको प्रॉब्लम कंसीडर करो, ये यहां से भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई और कुछ पीछे आप दे दो। सर जैसे एक न्यू स्टूडेंट के रूप में, जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो सी के में डाउट होता है हम लोगों को, सी समझ में नहीं आता। आपका बैकग्राउंड क्या है? और सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। वेरी गुड। हाँ, यस सर। तो वहाँ जैसे कॉलेज में हम लोग को सी समझ में नहीं आती थी सही से, तो फिर यहाँ एक दुविधा आती है मन में, जो यहाँ क्या हम लोग कर पाएंगे जावा। और एक दूसरी सर प्रॉब्लम और आती है, मन में चलता रहता है डाउट कि जैसे हम लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन बस एक साइकिल चलता रहता है वर्षों का, एक कहीं यहाँ भी कहीं यही साइकिल कहीं चलता रह गया तो। वेरी गुड। मैं आपके क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में इनको सी वगैरह समझने में प्रॉब्लम आती है, करेक्ट? अब यहाँ पे हम डायरेक्टली आके जावा पढ़ रहे हैं, या आप में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सी वगैरह भी नहीं पढ़ रहा है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई आइडिया ही नहीं है, एंड दे आर स्टिल स्टडिंग एट दिस प्लेस। जेटीसी में वो पढ़ रहे हैं, मे बी कोई किसी कोर्स में, कोई किसी कोर्स में। तो क्या वहां पे इनको, यहाँ पे इनको जावा समझ में आ जाएगा? अब मेरा एक देखो बेसिक सा क्वेश्चन होगा आप लोगों से, आप सभी से है, या जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे। आपको कॉलेज में सी कैसे पढ़ाया जाता है? मैं ये मानता हूं कि जो लड़का बीटेक में गया है पढ़ने, वो लड़का इंटेलिजेंट बहुत होता है। समझ रहे हो आप? आपको मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रूफ आई एम टेलिंग यू कि लड़का वो इंटेलिजेंट काफी होता है। कैसे? 12th में आपने उतना हैवी 11th 12th का फिजिक्स पढ़ा होता है, मैथमेटिक्स पढ़ा होता है। अलग अलग बोर्ड के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर तो 6-7 किताबें हैं सिर्फ मैथमेटिक्स की, 6 किताबें हैं मैथमेटिक्स की। हम लोग सीबीएसई में जो लोग पढ़ते होंगे उनको 2 या 3, करेक्ट, 2-3 सिलेबस के बुक की मैं बात कर रहा हूं, अदर देन साइड बुक्स की बात में। तो वो उतना पढ़ के लड़के ने 12th को क्या किया है? क्लियर किया है। अब आप आ गए कॉलेज में, तो वहां पे आपको उतना टफ, जब फिजिक्स समझ में आ गया, उतना हैवी कैलकुलस समझ में आ गया, आप याद करो ना कि आप कितना पढ़ते थे, कितना टाइम देते थे, है ना? अब जब वहां पे इतना जब आप टाइम देते थे, अब आप याद करो कि जब बीटेक में आते हो, और वहां पे आपका टीचर भी आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा होता है। आप ट्यूशन्स लेते हो, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, ये होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके जान पे बात बनी रहती है, इज्जत पे बात बनी रहती है कि पास नहीं होंगे तो क्या होगा। स्कूल को भी अपना रिजल्ट दिखाना होता है। अब आते हो आप जब कॉलेज में, तो इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं लॉन्ग आंसर्स कर रहा हूं, नो डाउट, बट इससे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके में से बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाए। आप बीटेक में आते हो, कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपके ऊपर 12th जैसा फोकस दिया जाता है? आप लोग अपने अपने मन में सोच लीजिए, आई नीड नॉट टू टेल, करेक्ट? अब सी की पढ़ाई की हम बात करें, और अच्छा, और आप में से कितने लोग होते हैं जैसे कि 12th में आप 11th में पढ़ रहे होते हो, 10th में पढ़ रहे हो, कि इवनिंग में कॉलेज से आए, थोड़ा आराम किए, फिर ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आने के बाद फिर से आप घर में बैठ के 7-8 बजे तक बैठ जाना है पढ़ने, रात को 1-2 बजे तक आप बैठ के पढ़ते थे। और नहीं पढ़ते थे तो कुटाई होती थी जबरदस्त तरीके से, घर वाले करते थे या नहीं करते थे? बीटेक में आके उतना आपने टाइम दिया अपने सब्जेक्ट्स पे, सी पे ही मान लो उतना टाइम दिया। अब आप सोचो अपने मन में कि क्या आपने वही फिजिक्स वाला टाइम सी पे दिया होता आके, तो वो टफ रहता या आसान हो जाता? वो टफ रहता या आसान हो जाता? एकदम आसान हो जाता, और इतना आसान हो जाता कि आप शायद एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट? दूसरी बात, एक और पॉइंट है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सिर्फ वो एज एन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या उसका इंटरेस्ट है उसमें? बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको एक साल कोई और सब्जेक्ट मिल गया पढ़ाने को, और दूसरी साल आपको कोई और सब्जेक्ट मिल गया, उससे आपका कोई रिलेशन है या नहीं है। अब वो डेली भाई साहब पढ़ रहे हैं, जाके पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके और स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस ये है कि वो 1 घंटा पहले पढ़े हैं और 1 घंटा बाद आपको पढ़ा रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? ऐसा आपने भी बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा। और वो बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h। बेसिक से कोई स्टार्ट ही नहीं करता है। सो बेसिक से स्टार्ट नहीं किया जाता है, वही बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे आपको पढ़ाया जा रहा है। एम आई राइट?
अब आपको मुंह से ही कंपाइल कर दिया जा रहा है प्रोग्राम को मुंह से ही क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर दे रहे हैं, और आउटपुट पेपर पे लिख के लाए हैं, मुंह से कंपाइल करके आउटपुट उसका स्क्रीन पे आपको मतलब वहीं बोर्ड पे लिख दिए। अब आपको समझ में नहीं आता है यार कि ये प्रिंटफ क्या है, परसेंटेज डी क्यों लिख रहे हैं, बताया किसी ने आपको उस समय? आपको अच्छा प्राइम नंबर, इवन नंबर, क्या ये पता नहीं था 12th के लड़के को? पता था। आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में प्रॉब्लम थी, उसके सिंटैक्सेस में प्रॉब्लम थी। आपको सी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके सिंटैक्सेस पे। सिंटैक्सेस को अगर किसी ने सही से पढ़ाया होता और आपने पढ़ा होता उतना ही टाइम देके, वो टफ रहता क्या? नहीं रहता। अब बात करते हैं जेटीसी की। जब आप जेटीसी में आ रहे हो तो वही 12th वाली पढ़ाई आपको फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? 12th वाली। दिन में 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ना है। और हम लोगों को इसलिए पढ़ाना है क्योंकि हमारे भी ये जैसे स्कूल को टेंशन रहता है रिजल्ट का, हमें टेंशन रहता है आपके जॉब का, कि आपका जॉब होगा। और बहुत सिंपल सा, आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का जॉब होगा उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे पढ़ने। बहुत सिंपल सी बात है, करेक्ट? तो हम लोग वो हर बेसिक पॉइंट से उठाते हैं चीजों को पढ़ाने के लिए। और आई एम श्योर कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि यस, फ्रॉम द बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है, और स्टार्टिंग में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए काफी। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, आगे तो बहुत आसान हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। ओनली थिंग इज लेंदी है। लेंदी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं, हम इसको करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। इस थॉट से आपको करना, तो 100% आप कर लेंगे, और कर रहे हैं। आई थिंक आप किसी बैच में हैं, राइट? तो आप कर रहे हो तो आराम से कर जाओगे। बस इसका सबसे की फैक्टर यह है कि आपको लगे रहना है, बीच में ड्रॉप नहीं करना है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। एंड तक आप कंटिन्यू करें। जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा उसके 1, 1.5, 2 महीने के अंदर, मतलब आपके प्रिपरेशन के बाद जिस तरह का आपका प्रिपरेशन, आपके हाथ में ऑफर लेटर्स रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन हिमांशु से है। हाँ सर, मेरा कोर जावा और जेडीबीसी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और हाइबरनेट चल रहा है, स्प्रिंग बूट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। लॉजिकल पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हूँ, तो यहाँ से मैं पैरेलल कैसे लेकर चलूँ लॉजिकल के लिए, अगर इंटरव्यू के लिए क्रैक करना है तो? अभी आपका क्या चल रहा है? हाइबरनेट चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, स्प्रिंग बूट नेक्स्ट वीक से चलेगा। मैं लॉजिकल बिल्कुल नहीं किया हूँ, यहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ? तो अभी से एक लॉजिकल शुरू करो करना, क्योंकि टाइम हो गया आपको लॉजिकल करने का, ठीक। क्योंकि आगे जाके यही काम आने वाला है आपको। और लॉजिकल मेन टॉपिक मतलब कहाँ से पकड़ के चले, कौन कौन मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है? देखो, एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेट करना, कि स्ट्रिंग को कैसे तोड़ के मतलब कैपिटल करना, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, स्ट्रिंग को बीच में से डिवाइड करना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे मैनिपुलेशन करे, और लिस्ट, ये तीनों पढ़ लो। ये बहुत पूछते हैं ये। उसके अलावा प्राइम नंबर तो आज तक मुझे कोई पूछा नहीं अभी तक। प्राइम नंबर ये सब, ये मोस्टली यही होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके ना कंपनी में भी काम आता है वैलिडेशन के टाइम पे। जब किसी नंबर यूज़र ने इनपुट डाला, वो स्ट्रिंग में फॉर्म में रहेगा, उसको वैलिडेट करना है, तो ये चीज़ आपको ये लॉजिकल काम आती है। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? हाँ, दे दो माइक, आगे पास कर। सर, हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं और कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं हमें, तो किस तरह से हम उसे याद रखें? मेरे से पूछ रही हो, इनमें से किसी से पूछ रही हो? इनसे। इनमें से किसी से पूछ रही हो? कौन बताएगा? बताओ तुम, अनुपम बताओ तुम। बस टाइम पे रिवाइज करना है, यही ऑप्शन है। वैसे एक बार पढ़े हुए हो ना उसको, वो भूल ही नहीं हो आप, वो रिकॉल बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको टाइम दोगे दोबारा रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ रखा है। ठीक है, आपके माइंड में बस वो रिकॉल करने की ज़रूरत होती है बस। मेरा तो नहीं पूछी, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं रोज बताते रहता हूँ। देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास एक नोटबुक आपका होना चाहिए, जहाँ पे उस टॉपिक का आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो आपको पीडीएफ या नोट्स मिलते हैं, या जो वीडियोस हैं आपके एलएमएस पे, जितनी बार आपको रिवाइज करना है, तो उतनी बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे लेंथ का वीडियो देखो, टाइम जाएगा ना उसमें। यस सर। लगता है एज एन स्टूडेंट आपको फील होता है कि वीडियो तो है मेरे पास, बट देखने का टाइम है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट? तो याद रखने के लिए क्या होगा कि आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टॉपिक का।
ठीक है। और जब आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोर कंप्लीट हो गया, जेडीबीसी कंप्लीट हो गया, सर्वलेट कंप्लीट हो गया, अब आप हाइबरनेट में हो, तो अब आप लाइन से मत प्रैक्टिस, जो हाइबरनेट चल रहा है उसको तो कंटिन्यू करिए, प्लस थोड़ा टाइम निकालिए जो रैंडमली किसी टॉपिक को उठाओ और उसके प्रोग्राम को करने लगो अपने मन से, बिना देखे। पहला दिन घबराहट होगा थोड़ा कि यार ये तो रन नहीं हो रहा है, दूसरा दिन हो, एक वीक बाद फिर स्मूथ होने लगेगा, और फिर आपको थियरी, प्रैक्टिकल, लैब और बाकी चीजें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक साथ याद रहेगा और रियल कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि पीडीएफ्स आ गए सर, अब लेके लैपटॉप में रख लिया, लैपटॉप में रख लिया तो क्या होगा, ना उसको कभी आप देखने वाले हो ना कुछ है, जॉब के बाद तो एकदम नहीं देखोगे, जॉब से पहले तो थोड़ा बहुत देख भी रहे हो। नोट्स होता है जो आपके अपने हाथ से लिखा हुआ, बिकॉज आप सपोज करो जॉब में चले गए और एक साल बाद फिर आपको स्विच करना है, क्या करोगे, यही चीजें फिर से रिवाइज करनी होगी, क्या फिर से सारा वीडियो देखोगी, क्या पॉसिबल है, उतना टाइम है तुम्हारे पास, वो एनर्जी है देखने का, नहीं होता है इन जनरल। तो आपको नोट्स आपका बनना जरूरी है आपके अपने अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में। क्लियर है? यस। चलिए, और एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? सर मैंने 2020 में ग्रेजुएशन करा है पीएससी मैथमेटिक्स से, तो डिग्री कितने मायने रखता है? ओके, क्वेश्चन इज कि इन ऑर्डर टू गेट द जॉब इन आईटी कंपनी और एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिग्री कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए एक बात समझिएगा, आप ऑफिशियली अगर बात करें तो बहुत सारे कंपनीज में आज की डेट में, बहुत सारे, क्या आप मेजॉरिटी देखिए, आप naukri.com ओपन कर लीजिए और उनके क्वालिफिकेशंस में आप देखिए, जाइए देखिए उनके करियर्स वाले प्रोफाइल पे आप बहुत सारे, आई एम नॉट नेमिंग आउट एनी कंपनी, बहुत सारे कंपनीज के आप करियर के प्रोफाइल में जाइए और देखिए कि इनका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी एनी ग्रेजुएट, यू विल फाइंड नाउअडेज एनी ग्रेजुएट। हां, लेकिन दूसरा बात एक और है इंपॉर्टेंट बात, कि कंपनीज प्रेफरेंस देती हैं किसको, बीटेक एमसीए या नॉन टेक्निकल वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसने 4 साल उन्हीं में से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, एंड देन सो प्रेफरेंस देती है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता है कि आपको टोटली इग्नोर किया जाता है। नॉन टेक बैकग्राउंड्स को इग्नोर कंप्लीटली नहीं, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एज एन बीकॉम भी जेटीसी से जॉब लिए हैं, ठीक है, आप टेस्टिमोनियल के कुछ वीडियोस दे सकते हैं, प्लस बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुए, बहुत सारे लोग हैं जो एज एन डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद उन्होंने आईटी के अंदर जॉब लिया, एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब लिया। सो आई हैव सीन और आई हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका डिग्री या उस तरह का कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम जरूर हो सकती हैं आपके लिए, बट एज एन बीएससी वगैरह आप जो भी कहीं छोटा मोटा जॉब आप सर्च करते, उसमें जो आपको मैक्सिमम मिलता उससे बहुत ज्यादा आपका इस इंडस्ट्री के अंदर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। थिंग इज दैट पेशेंस और टाइम दोनों देना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर, आईटी सेक्टर पर डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो पूछना था। आईटी सेक्टर के ऊपर रिसेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जावा का ये आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है सर? आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है और रिसेशन फिर ऐसे जैसे और कोर ब्रांचेस का जॉब नहीं मिल रहा है, तो आईटी सेक्टर का जॉब मतलब कंटिन्यू रहेगा कि नहीं ऐसा? रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, बैठ जाइए। मेरे से पूछ रहे हो या किसी और से पूछ रहे हो? सारे लोग हैं सर, ओवरऑल सारे लोगों से। कोई तुम लोगों से बताना चाहेगा रिसेशन का क्या असर है? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको ये कब पता चला कि रिसेशन आया है? आपको, किसी को भी जो बोल रहा है रिसेशन, तो आपको कब पता चला कि ये रिसेशन आ गया? यस और नो? आपको कब पता चला कि ये रिसेशन आ गया है मार्केट के अंदर? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है रिसेशन के ऊपर, राइट? मार्केट का करेक्शन बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि रिसेशन आया भी था। हाँ, ये अब बात करते हैं कि फिर आपको क्यों ऐसा फील होने लगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि रिसेशन शायद आ गया है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझिए। कोविड के टाइम के समय इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज बहुत ज्यादा हुआ आईटी कंपनीज के अंदर में। उससे क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफरेंस मिला,
पीपल स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम और वो खत्म आज भी पूरी तरह से हुआ नहीं है। अब एक नया न्यू नॉर्मल बन गया। अब बहुत सारी कंपनी हैं जो वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उस समय कंपनीज को भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट सडनली आने लगे, उन्होंने अपना बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू किया। प्लस क्यों बढ़ाना शुरू किया इसका रीजन समझो, हर कंपनी में लोग स्विच करना स्टार्ट किए क्योंकि उनको घर में टाइम बहुत मिलता था, पढ़ाई बहुत करते थे काफी ज्यादा लोग, और फिर उनको सोचने का, अपने बारे में सोचने का टाइम बहुत मिलता था। सो एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी, पैकेज बढ़ाने का गेम खूब चला है। 6 लाख का फर्स्ट ऑफर से लेके लोग 25-25, 30-30 लाख के पैकेज पे उन्होंने क्लोज किया है चीजों को। आर यू गेटिंग इट? तो वो चीजें कभी ना कभी तो करेक्ट होना था ना। आज की डेट में क्या है, मार्केट थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ, लेकिन स्लो डाउन का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब का प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। अब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। जब वर्क फ्रॉम होम था, चारों तरफ से सब कुछ वो था, तो कंपनीज एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके चल रही थी। गेटिंग इट? और ये रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कि यहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, यूक्रेन रसिया का वॉर हो गया, इसकी वजह से हो गया, वो हो गया, जो अगर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे होंगे तो ठीक है, वहां से थोड़े बहुत इंपैक्टेड होंगे, बट ऑल अक्रॉस आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा कुछ उसमें चल नहीं रहा। अब जैसे कुछ लोग बता रहे कि यूएस में आपका बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उसमें जो है स्टार्टअप्स फेल होने लगे, बाकी चीजें हो गई। देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी स्टेबल कंपनी है वहां पे इस तरह का बहुत ज्यादा इशू नहीं था, और वहां पे इशू है तो अगर उनका प्रोजेक्ट कुछ उस तरह का रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो वहां पे भी प्रॉब्लम। सिंस इतनी ज्यादा हायरिंग हुई है, इतनी ज्यादा हायरिंग हुई थी कोविड से लेके कुछ टाइम पहले तक, उसको करेक्ट तो होना था। 3-3 साल से 2.5 साल से लोग प्रोजेक्ट पे आए ही नहीं, बेंच पे ही थे। क्या उनको करेक्ट होना था या नहीं होना था? सो वो हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पहले आपको एक दिन के अंदर 20 कॉल्स इंटरव्यू के लिए आते थे, 25 कॉल्स आते थे। आज के दिन में वो कॉल रिड्यूस होके 10 to 15 हो गए हैं। पहले के डेट में आपका इनिशियल पैकेज जेटीसी के ही स्टूडेंट्स का 15 लाख 16 लाख एवरेज जा रहा था। एवरेज पैकेज 15-16 लाख 12 लाख 13 लाख इस तरह सा बहुत लोगों का था। करेक्ट? आज के करंट सिचुएशन, पहले आपके पास 8-10 ऑफर लेटर हुआ करते थे। आज वो सिचुएशन ये हो गया है कि अब वो 15 लाख जो होके अब गया है 10 लाख 12 लाख, ये एवरेज पैकेज इस समय का आ गया है। पहले आपको 7-8 ऑफर लेटर हुआ करते थे आपके पास में, आप शॉप करते रहते थे। वो ऑफर लेटर्स आज की डेट में रिड्यूस होके क्या हो गया, 3-4 मैक्सिमम है। ठीक है ना, इतने हो गए। अभी भी लोगों के 6-6 7-7 ऑफर लेटर्स हैं, लेकिन पैकेजेस को क्या हुआ, करेक्शन हुआ है। अब आप यही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमेशा कोविड वाली ही सिचुएशन बनी रहे। ठीक है ना, तो वो आपको रियलिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और आपका एम क्या है? आपका एम है जॉब लेना, एंट्री लेना, स्टार्ट करना, अपने करियर को शुरू करना। वो एनफ इंटरव्यूज हैं, एनफ कंपनीज हैं जहां आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक एकदम नहीं है। और मैं फिर से बताऊं, थोड़ा कम कॉल्स थे, दैट इज टू मार्च तक। आज आप बात करें, हम लोग अगर अप्रैल में बैठे हुए हैं तो अब फिर से डेली के 5 इंटरव्यू, 6 इंटरव्यू, 7 इंटरव्यू शेड्यूल होने लगे हैं। इतने आप इंटरव्यूज पर डे दे भी नहीं सकते। सर, इससे लॉजिकल क्वेश्चन सब आते हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चन अटेंड करने के लिए कितना टाइम मिलता है या तुरंत ही करना होता है? लॉजिकल क्वेश्चन अटेंड करने के लिए कितना टाइम होता है, तू बताएगा? बता। वो अटेंडेंस देंगे, वो उनको बस टाइम ले सकते हो। कितना लोगे, 1-2 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लोगे टाइम। 2 मिनट। और क्या लॉजिक बनाने में कितना टाइम लोगे? गवर्नमेंट जॉब के जैसा ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 मिनट में एक नहीं करेगा तो 100 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तेरे पास टाइम होगा उतना। मेन है कि तेरा दिमाग काम करना चाहिए। अगर सही से उस अप्रोच में काम कर रहे हो तो वो सामने वाला तुमको टाइम देता है, एनफ टाइम देता है। सर, इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है? इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बैठ जाइए। बहुत अभी भी ज़्यादातर इंटरव्यू ऑनलाइन ही हो रहे हैं, बट इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद बहुत सारी कंपनीज अब फेस टू फेस के लिए भी बुला रही हैं, राइट? तो आपको दोनों तरह के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? सर, जैसे जेटीसी में ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है, तो ऑनलाइन प्रीफर है या तुम कौन सा प्रेफरेंस अभी दे रहे हो? बैठो। कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हो? ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, एक क्वेश्चन इन जनरल भी हो सकता है कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। आप में से कितने लोगों ने
ऑनलाइन स्टार्ट किया था, हाउ मेनी ऑफ यू? मोस्ट ऑफ यू, राइट। ऑनलाइन में कहाँ तक पढ़े थे, किस टॉपिक तक? सर उप्स तक पढ़ा था। उप्स तक पढ़े थे। कोई और आप में से हो जो ऑनलाइन में उप्स से ज़्यादा तक पढ़ा हो? हाँ, दे दो, उसको दे दो। हाँ सर, कलेक्शन तक किए थे। कलेक्शन तक पढ़े थे। ऑनलाइन में क्या घर में उतना बैठ के पढ़ाई होती थी जितना तुम आज जेटीसी में बैठ के पढ़ाई करते हो? नहीं सर। एक्चुअल में सर मेरा जॉब भी चल रहा था, तो मैं सिर्फ घर आके सब वीडियो ही देखता था, उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करता था। तो फिर जब मेरा कलेक्शन तक हो गया था, फिर उसके बाद में जब मैं जेटीसी आया, फिर मैंने मेरा जॉब स्विच किया और मैं जेटीसी आया। तो फिर जेटीसी आने के बाद में ही मैंने पूरा एक बार स्टार्टिंग से शुरू किया, तो ही मैं कवर कर पाया सर। तो कुछ इन्वायरमेंट में पढ़ने में तुमको कुछ डिफरेंस लगा? यस सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि घर में तो सर हम टाइम दे ही नहीं पाते हैं। जो टाइम दे पाते हैं वो सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड होकर हम सुबह आते हैं सर और शाम को 6 बजे तक पढ़ते हैं। तो टोटल जो हमारा 7 से 8 घंटा रहता है वो हम यहीं पे जेटीसी में जावा को पढ़ने देते हैं। करेक्ट। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में बेसिकली क्या डिफरेंस है मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं, ठीक है? आपको कुछ ना इन्वायरमेंट के बारे में पता है, नहीं है। अब आपके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। क्या आपका कोई अलग रूम है, नहीं है, जहाँ पे आप पूरे दिन बैठ के पढ़ाई कर सके? तो ऑनलाइन में भी लड़के पढ़ते हैं, ऑफलाइन में भी लड़के पढ़ते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जेटीसी में हो, आपके आसपास आप जैसे ही लोग बैठ के दिन भर पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे अगर सुबह लैब में आ जाते हो तो सुबह आ गए और शाम तक उसी लैब में बैठ के अपना क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और आप फुल टाइम उसी पे लगे हुए हो, अपना काम कर रहे हो। आपको कोई डाउट आया तुरंत आप क्या करते हो, यहाँ पे पूछ लेते हो, एक्सप्लेन आपको कर दिया जाता है। जनरली आपके साथ बैठा हुआ वो सीनियर बैच के अंदर है, वो आपको तुरंत बता देता है। आपको ये देख के भी कॉन्फिडेंस आते रहता है कि मतलब हाँ, और लोगों का जॉब होते रहता है, तो आपको भी एक होप रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं बाकी लोगों का हो रहा है, हमारा तो 100% होगा ही होगा। सो ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन में। सो थैंक यू गाइज एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड तुम लोगों को भी थैंक यू। कुछ स्पेशल किसी को बोलना है अभी? नहीं, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में चल रहा है, सो आप फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड इन द नेक्स्ट further this kind of testimonial videos if you are going to do, so 100% we will include all that things in our session. Thank you very much.